हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू पर। और यहाँ पे अपन लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी की किताबों को, जिसमें चैप्टर वाइज और अपन लोग क्लास वाइज डिस्कस कर रहे थे। तो क्लास अपन लोगों ने 6 क्लास की जो एनसीईआरटी की किताब थी वो एक ही वीडियो में बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर ली। और आज अपन लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 7 को, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम में कई सारे आपको घटक दिख रहे हैं। जैसे पर्यावरण के यहाँ पे मेन दिया गया है, अपन लोग इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण के घटकों को पढ़ेंगे। जो प्राकृतिक घटक होते हैं, प्राकृतिक यानी कि जो हमें प्रकृति के द्वारा मिला है, ना तो आपने बनाया ना मैंने बनाया, वो अपने आप वहाँ पे है। जैसे कि जलमंडल यानी कि जल है, वायु यानी कि हवा है वायुमंडल में, स्थल मंडल यानी कि आप लोगों के पास में जमीन है रहने के लिए, जैव मंडल वहाँ पे आपको पेड़ पौधे और जो पशु पक्षी ये सब मिले हैं। तो ये आपको कहाँ से मिले हैं? प्रकृति के द्वारा। तो ये कैसा हो जाएगा? प्राकृतिक घटक हो जाएंगे। अब मानव निर्मित यानी कि जो चीज़ें प्रकृति की चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने खुद से अपना कुछ बनाया है वो आपका मानव निर्मित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इमारतें हैं, ये आपके द्वारा इंजीनियर के द्वारा बनाई गई हैं। पार्क है, यहाँ पे आप लोगों को जैसे सजीव जैव मंडल दिखाई दे रहा है, उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा परिवर्तन किया, नए नए तरीके के पौधे लगा दिए, झूले वगैरह लगा दिए, तो वो आप लोगों ने उसको पार्क में बदल दिया। नदी थी, नदी के ऊपर रास्ता बना दिया आप लोगों ने, तो वो पुल बन गया। बंजर जमीन थी, आने जाने के लिए आप लोगों ने वहाँ पर रास्ता बना दिया। स्मारक बन गए, मंदिर बन गया, और उनके साथ में आप लोगों ने इंडस्ट्रीज बना दी। तो ये कैसा हो जाएगा? मानव निर्मित हो जाएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए मानव का दिया गया है कि मानव क्या होता है। मानव एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति से परिवार बनता है, एक परिवार कई सारे परिवार इकट्ठे होते हैं तो उनके द्वारा समुदाय बनता है। समुदाय में फिर क्या होता है, ये लोग धर्म में अलग अलग बढ़ जाते हैं। कोई हिंदू धर्म है, कोई सिख धर्म है, कोई ईसाई धर्म है, कोई किसी धर्म से जुड़ा हुआ आता है। फिर ये शैक्षिक संस्थान में जाते हुए उनकी आर्थिक गतिविधियां करते हैं, राजनीतिक स्थिति इनकी देखी जाती है कि कोई पॉलिटिकल होता है क्या, उनकी अलग अलग तरीके का हर इंसान होता है। तो ये थोड़ा सा मानव के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। अब आगे बढ़िए, तो यहाँ पे दिखाया गया आपको जीवीय और अजीवीय। जीवीय क्या होता है? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कि पादप होता है और जंतु होता है। अजीवीय यानी कि निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि स्थल होता है। जिनमें जान नहीं होती है, जो श्वास नहीं लेते हैं, तो वो आप लोगों के स्थल हो जाएंगे। और जीवीय प्राणी यानी कि जिनमें जान होती है, तो वो आप लोगों के जीवीय प्राणी हो जाएंगे। अब चलो पढ़ें आगे, पर्यावरण को जाने। तो पर्यावरण क्या होता है? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो अभी अपन लोगों ने किस किस को पढ़ा था? वहाँ के लोगों को पढ़ा था, वहाँ के जल को पढ़ा था, वहाँ के अपन लोगों ने, और जो स्थान था उसके बारे में। स्थान यानी कि जो आपका स्थल है, ठीक है। वस्तुएं यानी कि जैसे पार्क वगैरह हैं, इमारतें वगैरह हैं। प्रकृति की चीज़ें आप लोगों ने वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल, इन सबको पढ़ा था। सभी को मिलाकर के जो बनता है आप लोगों का चारों तरफ का जो आवरण होता है, उसको आप लोग क्या बोलते हो? पर्यावरण बोल देते हो। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों परिघटनाओं का मिश्रण होता है। तो अभी अपन लोगों ने प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों देख लिए। अब देखें तो इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, कैसे शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो पर्यावरण जो हुआ है, इन्वायरोनिर यानी कि पड़ोस, ठीक है। यहाँ पे दिया गया, देखो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति। पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, फ्रेंच शब्द का यहाँ पे इन्वायरोनिर है, और या फिर इन्वायरोनिर, इनका अर्थ जो हुआ है पड़ोस से हुआ है, ठीक है। यानी कि हमारे आस पड़ोस का जो भी वातावरण है उसको आप लोग पर्यावरण बोलते हो। अब आगे बढ़िए, प्राकृतिक पर्यावरण है, इसको कैसे कैसे 4 तरह से बांटा गया है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। स्थल मंडल में आप लोग पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत को पढ़ते हो, चट्टानी खनिज को पढ़ते हो, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, शिलाकृतियाँ, वन, कृषि, मानव बस्तियाँ, ये सब आप लोगों की स्थल मंडल में आ जाएंगी। जल मंडल में आप लोग पढ़ते हो नदी को, झील को, सागर को और महासागर को। आगे बढ़े तो आगे आएगा आप लोगों का वायुमंडल। ये भी आपका प्राकृतिक पर्यावरण का ही घटक है। वायुमंडल में आप लोग पढ़ोगे पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की परत को, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बना हुआ है। यानी कि जो आप लोग बोलते हैं ना वायुमंडल हमारी पृथ्वी से बना हुआ है,
तो वो किससे ऊपर नीचे नहीं आता है, तो वो आपका कौन सा बल हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। जैव मंडल पादप प्लस जीव जंतु, स्थल प्लस जल प्लस वायु, इन सब के मिक्सअप के द्वारा जो आपका मंडल बनता है वो आपका क्या होता है, जैव मंडल होता है। अब यहाँ पर दिया गया कि आप जानते हो, तो इनको नोट कर लिया कीजिए। 5 जून को हमारा क्या बनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक शब्दावली दी है, परतंत्र। परतंत्र क्या होता है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतर के द्वारा संबद्ध होता है, तो वो आप लोगों का क्या होता है, पारतंत्र होता है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए पारतंत्र को यहाँ पे लिखा गया है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ में पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ में परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो सब ऊर्जा और पदार्थ के द्वारा स्थानांतर द्वारा संबद्ध होते हैं। यानी कि कोई किसी को ऊर्जा देता है, कोई किसी को खाने के लिए, जैसे पेड़ पौधे हैं, इंसान है, वो दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होते हैं, आपके पारतंत्र बनते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारी पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको जान लीजिए। विश्व की सबसे गहरी खान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी जो मोटाई दी गई है वो कितनी है, 4 किलोमीटर है, और तेल की खोज इसमें इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए बिल्कुल असंभव है। समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। यानी कि ठीक है, समुद्र की सतह से नीचे जाएंगे आप लोग 6000 किलोमीटर की गहराई पर, तब आप लोग जो पृथ्वी है उसके केंद्र तक पहुंच पाओगे, जो कि बिल्कुल असंभव है, क्योंकि वहां पर क्या है, मैग्मा बहुत लगता है। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपकी हमारी पृथ्वी के अंदर। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग देखें तो पृथ्वी का आंतरिक भाग को आप लोग 3 तरीके से पढ़ते हो। भूपर्पटी जो आपका ऊपरी वाला भाग होता है, बीच का भाग जो मेंटल होता है, और तीसरा आपका क्रोड होता है। भूपर्पटी की जो चौड़ाई होती है वो 0 से लेकर के 35 किलोमीटर होती है, और मेंटल की गहराई आपकी 2900 किलोमीटर तक, और क्रोड की गहराई यानी कि 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर की होती है। अब यहाँ पे भूपर्पटी में जो धनी होता है वो क्या होता है, जो आपका, इसको महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। तो सिलिका प्लस एल्यूमिना इसमें होता है, यानी कि इसको सियाल कहा जाता है। मेंटल में आप लोगों का होता है सीमा, इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। क्रोड में निकेल और लोहा होता है, जिसके कारण इसको निफे कहा जाता है। यहाँ पे ताप और दाब दोनों ही क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। तो आगे नेक्स्ट आप लोगों को देखें, पृथ्वी के आयतन का 1% जो है पर्पटी है, 84% मेंटल है, और 15% कोर है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देखिए आपको महाद्वीपीय प्लेट दिया गया है, ये महाद्वीप है, ये आपका महासागर हो जाएगा, और ये महासागरीय नीचे वाली पर्पटी हो जाएगी। आगे बढ़िए। सेल खनिज है। सेल खनिज में, सेल जो है पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यानी सेल क्या होता है, जो रिमोट में डलता है वो, या फिर जिससे आप लोग गेम खेलते हो वो होता है, नहीं, जो पृथ्वी की पर्पटी बनती है। पर्पटी यानी कि जो आप लोग का स्थल है उससे बनने वाले खनिज जो पदार्थ होते हैं, किसी भी प्राकृतिक पिंड को आप लोग क्या बोलते हो, सेल कहते हो। यानी कि आप लोग सिंपल मान लो, जो चट्टानी टुकड़ा होता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, सेल बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए इग्नियस एक सेल होता है। ये लैटिन शब्द इग्निस, जिसका अर्थ होता है अग्नि। ठीक है, क्या होता है इसका अर्थ, अग्नि होता है। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है, जिसका हिस्सा होता है अर्थ होता है स्थिर। एक और यहाँ पे मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है, और जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। अभी अपन लोग इनको पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे इग्नियस दिया है, सेडिमेंट्री दिया है, मेटामॉर्फिक दिया है। अब इनको एक एक करके पढ़ें। ये सेल के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लोग आग्नेय सेल या फिर आपका इग्नियस सेल हो जाएगा। दूसरा आप लोगों का अवसादी सेल या फिर सेडिमेंट्री सेल होता है। तीसरा आप लोगों का कायांत्रित सेल या फिर मेटामॉर्फिक सेल होता है। तो यहाँ पे आग्नेय सेल को पढ़ें तो यहाँ पे क्या होता है, द्रवित मैग्मा जो होता है वो ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण वो ठोस होता है, और ठोस होने के कारण ये सेल बनता है। सबसे पहले जो सेल बनता है वो आप लोगों का
आग्नेय सेल बनता है। ठीक है, और ये भी दो प्रकार का होता है, अंतर्भेदी यानी कि जो अंदर चट्टानों के अंदर बनता है, स्थलमंडल के नीचे जो बनता है वो आपका अंतर्भेदी होता है। चट्टानों के ऊपर जो सेल बनता है वो आप लोगों का बहिर्भेदी होता है। दूसरे पे आप लोग पढ़ेंगे अवसादी सेल को यानी सेडिमेंट्री को। ये अपरदन और अपक्षय के कारण चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। टूटने के कारण यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जम जाते हैं, और इस कारण ये जो सेल बनते हैं वो आपके कैसे होते हैं, अवसादी सेल बनते हैं। और ये दबाव के कारण कैसे बनते हैं, ठोस बनते हैं। जैसे आप लोगों का बलुआ पत्थर होता है, और इसमें क्या होते हैं, फोसिल्स पाए जाते हैं, जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं। लेकिन आप लोगों का जो आग्नेय सेल होता है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का कायांतरित सेल है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक की जो आप लोग देखें तो उच्च ताप और दाब के कारण, यानी कि इन पे इतना टेम्परेचर पड़ता है, इतना प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण जो आग्नेय सेल होता है और अवसादी सेल होता है ये कायांतरित सेलों में बदल जाते हैं। जैसे आप लोग किसी ठंडे रीजन में, रेगिस्तानी रीजन में अगर देखें तो उन जगह पे घटनाएं ज़्यादा होती हैं। चट्टानें जो होती हैं, ये जैसे एक चट्टान है, सुबह में इनको दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप मिल रही है, जिसके कारण ये चट्टानें फैल रही है। जब शाम होती है तो यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर के बजाय 2 डिग्री कम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठंडा बहुत होगा तो ये चट्टानें सिकुड़ जाएंगी। फिर दूसरे दिन इन पर यही घटनाएं होंगी कि सुबह इनको बहुत ज़्यादा धूप मिली, रात को इनको बहुत ज़्यादा ठंडक। जब इनमें संकुचन विमोचन होता जाता है, यानी कि सिकुड़न और फैलाव होता जाता है, जिसके कारण इन चट्टानों का रूप परिवर्तन हो जाता है। आप कोई भी एक पत्थर लीजिए, डेली आप उसको गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए, गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए, तो उसका रूप परिवर्तन जरूर होगा। तो इसी तरीके से आप लोगों का ये जो कायांतरित चट्टानें होती हैं इनका रूप परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण ये कायांतरित या फिर रूपांतरित या फिर मेटामॉर्फिक चट्टान बनती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया, चिकनी मिट्टी से स्लेट आइटम बनते हैं, चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है। संगमरमर का बहुत अच्छा उदाहरण आप लोगों को आगरा में देखने को मिलेगा। जो आगरा का ताजमहल है, पूरा पत्थर उसमें संगमरमर का लगाया गया है। जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म देखिए सेलों की परतों में दबे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, उनको क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो आप लोगों से पूछा जाए कि आग्नेय सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो नहीं। आग्नेय सेल में ताप दाब इतना होता है कि यहाँ पे कोई पौधा पनप ही नहीं पाता है, कोई जो जंतु होते हैं वो यहाँ पे रह ही नहीं पाते, तो उनके अवशेष कहाँ से मिलेंगे। इसीलिए आग्नेय सेल में कभी भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं। अवसादी सेल में आप लोगों को जीवाश्म देखने को मिलते हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट। आग्नेय सेल की यहाँ पे देखिए आपको विशेषताएं दी गई हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। बहिर्वेदी में देखें तो मैग्मा जो है बाहर निकलकर लावा के रूप में ठंडा होता है। जैसे आप लोग की ये परपटी है, मैग्मा यहाँ से आ रहा है, जब नीचे से मैग्मा चलता है स्थलमंडल तक आता है तो वो मैग्मा रहता है। जैसे ही वो स्थलमंडल के ऊपर आता है तो वो क्या बन जाता है, उसका नाम चेंज हो जाता है, लावा उसको बोला जाता है। तो ये जो लावा है वो कहाँ पर आता है, पृथ्वी के ऊपर आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब लावा ऊपर आता है तो जो भी चट्टानें आप लोगों की बनती हैं वो आप लोगों की बहिर्वेदी चट्टानें होती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, महीन दाने वाली संरचना होती है, बेसाल्ट सेल होती है, और जो दक्कन का पठार है वो आप लोगों का बहिर्वेदी आग्नेय सेल का अच्छा उदाहरण माना जाता है। अब अंतर्वेदी चट्टानों को पढ़ें। अंतर्वेदी चट्टानें जो होती हैं, मैग्मा आंतरिक गहराई में ही ठंडा होकर धीरे धीरे जमा होने लग जाता है। यानी कि जैसे ये आपका स्थलमंडल है, ठीक है, इसके अंदर की ये परत है, यहाँ पर ये अंदर पड़ते हैं। अब मैग्मा जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें इतनी ताकत नहीं कि बहुत ऊपर चला जाए, तो वो यहीं इन किनारों पे जमा हो जाएगा, इनमें जमा हो जाता है, इधर इधर इस तरीके से जमा हो जाता है। तो अलग अलग तरीके के इनके नाम होते हैं, वो अपन लोग आगे देखेंगे। लेकिन जो स्थलमंडल के नीचे वाले भाग में ये जमा होता है, पृथ्वी की आंतरिक गहराई में ये जमा होता है, मैग्मा ही इसको बोला जाता है। तो वो आप लोगों का कैसा होता है, अंतर्वेदी आग्नेय सेल होता है। एग्जाम्पल आप लोगों को ग्रेनाइट का देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़िए, सेल चक्र यहाँ पे दिखाया गया है आपको। सेल चक्र क्या होता है, निश्चित दशाओं में सेलों का आपस में परिवर्तन सेल चक्र कहलाता है। अब कैसे कहलाता है, तो ये देखिए, मैग्मा है, मैग्मा बाहर निकल रहा है, बाहर निकलने के बाद में ये ठंडा हो रहा है, ठंडा होने के बाद में जो चट्टान बन रही है वो आपकी आग्नेय चट्टान बन रही है। ठीक है, या फिर आग्नेय सेल बन रही है। आगे इनका टूट फूट हुआ, फिर से उनका जमाव हुआ, तो वो आप लोगों की अवसादी चट्टानें बन रही हैं। फिर ये आपकी, ये तो भी तलछट है, यानी टूट फूट हुई, टूट फूट होने के बाद में ये आपकी अवसादी चट्टानें बन गई, और उसके बाद में फिर से इन पर ताप दाब पड़ा तो इनका रूप परिवर्तन हुआ, कायांतर सेल बनी। अधिक से अधिक इन पर ताप दाब पड़ा तो वो आप लोग का फिर से मैग्मा के फॉर्म में बदलेगा, फिर आप लोगों का
वही लिक्विड फॉर्म में जाएगा, उसके बाद में फिर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का हमारी बदलती पृथ्वी। अब कैसे पृथ्वी अपनी बदलती है इसको अपन लोग जानेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। इससे पहले आप लोग बताइए ये सेशन कैसा चल रहा है, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखिए स्थल मंडल। अनेक प्लेटों में विभाजित प्लेटों में गति के कारण पृथ्वी के अंदर मैग्मा का चक्रीय प्रवाह होता है। ठीक है, जैसे अभी अपन लोगों ने सैलों के रूप में ही देख लिया मैग्मा का कितना प्रवाह हो रहा है कि चक्रीय प्रवाह आप लोगों ने पढ़ ही लिया था। तो पृथ्वी का रूप लगातार जो है बदलता रहता है। इसके पीछे अनेक अंतर्जनित और बहिर्जनित बल कार्य करते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर से जो कार्य करें बल उनको आप लोग अंतर्जनित बल कहते हो, और पृथ्वी के बाहर से जो कार्य करें उनको आप लोग बहिर्जनित बल कहते हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप लोग आगे पढ़े। स्थलमंडलीय प्लेट यहाँ पर दिया गया है। तो भूपर्पटी जो है अनेक बड़ी तथा कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतहें टिकी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लेट शब्द दिया गया है। प्लेट क्या होता है? जिसमें आप लोग खाना खाते हो वो नहीं। प्लेट होता है कि जो आप लोग जैसे स्थल मंडल है तो ये आप लोगों की एक प्लेट हो गई। ठीक है, और जो आप लोगों का महासागर है ये भी एक प्लेट पर तस्तरी टाइप का, जैसे आपका फ्लैट है तो ये प्लेट के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी की गतियाँ यहाँ पे दिखाई गई हैं। पृथ्वी की गतियों में आप लोग अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल, तो पहले अपन लोग देखेंगे अंतर्जनित बल को, उसके बाद में अपन लोग देखेंगे बहिर्जनित बल को। अंतर्जनित बल में आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल में 3 बल आप लोग याद रखेंगे, भूकंप के कारण, ज्वालामुखी और भूस्खलन। पटल विरूपण बल यानी कि जो धीरे धीरे कार्य करते हैं वो आप लोगों का कैसा हो जाएगा? पर्वत निर्माणकारी बल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हिमालय है, कई सालों से आपने सुना होगा 2 सेंटीमीटर वो ऊंचाई बढ़ गई है, उसकी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे कार्य करता है। प्लेटें एक दूसरे के पास में बहुत धीरे धीरे जाती हैं या फिर एक दूसरे से दूर जब जाती हैं तो ये आपका क्या होता है? पटल विरूपण बल धीरे धीरे कार्य करता है। बहिर्जनित बल में आपके अपरदन और निक्षेपण को पढ़ते हैं। अपरदन जैसे कि होता है नदी के द्वारा, बहते जल के द्वारा, पवन के द्वारा, समुद्री तरंग के द्वारा, हिमनद के द्वारा। अब अपरदन आप लोगों ने शब्द सुन लिया, लेकिन अपरदन का मतलब क्या होता है? अपरदन जैसे कि नदी है और अपने तेज अवस्था में है, बहाव उसका तेज है, जब चट्टानों से पहाड़ों से आती है वो ऊपर से तो अपने साथ में बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के आती है, अवसाद लेकर के आती है। जब अवसाद अपने साथ में वो लेकर के आती है और उसका वेग बहुत ज़्यादा होता है तो वो बहुत सारे कंकड़, पत्थर, पेबल, बोल्डर्स, कोबल्स इनको लेकर के आती है, और जब उसका वेग कम हो जाता है तो ये तो आप लोगों का अपरदन का कार्य होता है, यानी कि अभी ऊपर से लेकर के आ रही है, नीचे तक ले जा रही है वो इनको। ठीक है, तो ये आपका कैसा हो गया? अपरदन का कार्य हो गया। लेकिन कभी नदी का टाइम ऐसा आता है कि उसका जो वेग होता है, गति जो होती है वो उसकी बहुत कम रह जाती है, यानी कि उस पर अपना पानी चल जाए वो ही बहुत होता है, तो वो इन सेडिमेंट्स को वहीं पर ये जमा कर देती है। ठीक है, यहाँ पर जब इन्होंने छोड़ा तो नदी ने निक्षेपण का काम कहाँ पर किया? यहाँ पे कर दिया। अपरदन कहाँ से करती चली थी? ये यहाँ पहाड़ी क्षेत्र से करके चली थी। ठीक है, तो ये आप लोगों का अपरदन और निक्षेपण हो गया। आगे बढ़िए। आगे आप लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी क्या है? ये भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं। ठीक है, क्या होता है? ये भूपर्पटी पर एक खुला ऐसा छिद्र होता है जहाँ से पिघले हुए पदार्थ, पिघला हुआ पदार्थ जो आप मैग्मा के रूप में जानते हो, तो वो बाहर निकलते हैं, वो आपका क्या होता है? ज्वालामुखी कहलाता है। यहाँ पर जैसे देखिए कि यहाँ से लावा बाहर निकल रहा है, सॉरी मैग्मा यहाँ से बाहर निकल रहा है, कुछ ये अंदर जमा हो गया और कुछ ये बाहर निकल गया, और ये बाहर जो निकला इस तरीके का यहाँ पे एक गड्ढा टाइप का बना जिसको आप लोग क्रेटर बोल देते हो, और ऊपर ये जो उड़ रहा है उसको आप लोग गैस है और राख बोलते हो। ठीक है, आगे बढ़िए। भूकंप को पढ़ें तो भूकंप जो है प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन जो होता है उसको आप लोग भूकंप कहते हो। अब जैसे आप लोगों ने प्लेटों की गति कैसे, तो जो आपकी स्थलमंडल की प्लेट है, स्थलमंडल की प्लेट है, जैसे आपकी नॉर्थ अमेरिका नजका प्लेट है और साउथ अमेरिकन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये सब प्लेटें जो होती हैं
हमेशा कुछ ना कुछ गति करती रहती हैं, या तो एक दूसरे के पास आती हैं, या एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर एक दूसरे की क्षैतिज अवस्था में इस तरीके से टकराती हुई, रगड़ खाती हुई चली जाती हैं, जिसके कारण कई सारी गतिविधियां होती हैं। उन्हीं में से एक गतिविधि क्या होती है, भूकंप होती है। जैसे प्लेटें टकराती हैं तो पृथ्वी पर कंपन शुरू हो जाता है, तो वो आप लोगों का क्या होता है, भूकंप होता है। अब भूकंप का उद्गम केंद्र यानी जिसको आप लोग फोकस बोलते हो, तो भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ पे कंपन शुरू होता है, यानी कि यहाँ से भूकंप प्रारंभ हो रहा है, कंपन शुरू हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। अधिकेंद्र एपिसेंटर उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसका निकटतम स्थान होता है, और अधिकेंद्र के निकटतम भाग पर सर्वाधिक हानि होती है, क्योंकि पूरी स्पीड से भूकंप वहीं पे आता है, और भूकंप बढ़ने की तीव्रता भी कमी होती जाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है अधिकेंद्र से, भूकंप की गति जो होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, ये आपका यहाँ से भूकंप प्रारंभ हो रहा है, तो ये आपका उद्गम केंद्र हो जाएगा या फिर फोकस हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले महसूस किया गया है भूकंप को, तो ये आपका अधिकेंद्र हो जाएगा, एपिसेंटर हो जाएगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हानि होती है। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, भूकंप की जो तीव्रता है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। मुख्य स्थलाकृति यहाँ पे नाम दिए गए हैं। पृथ्वी के दृश्य भूमि पर अपक्षय और अपवर्तन के द्वारा विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। कौन कौन सी शैल हैं जो बनती हैं, तो यहाँ पे देखिए नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ बताई गई हैं कि नदी के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृति बनती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लोग जलप्रपात को। जलप्रपात क्या होता है, इसमें मृदु शैल कट जाती हैं जबकि कठोर शैल शेष रह जाती हैं। यानी कि जैसे आपने कोई चट्टान यहाँ से मान ली, ये एक नदियाँ है, ये बह रही है, अब यहाँ पर कोई मुलायम चट्टान थी तो वो तो इसने काट दी, लेकिन ये चट्टान कैसी है, कठोर है, तो पानी इनको तो काट नहीं पाएगा नदिया का, तो इनसे डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा, इस तरीके से नीचे गिरेगा। ठीक है, जब ये इस तरीके से पानी नीचे गिरता है तो इसको आप लोग बोल देते हो क्या, जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात में कुछ आप लोग नाम याद रखोगे, जैसे एंजल जलप्रपात है वेनेजुएला का, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी कि बहुत ऊंचाई से यहाँ पे नदी गिरती है। विसर्प क्या होते हैं, जब नदी अपने थोड़े बुढ़ापे वाले ओल्ड एज अवस्था में होती है, तो उसमें क्या होता है, नदी का वेग कम हो जाता है। जब नदी का वेग कम होता है तो नदी लहराती बल खाती चलती है, और लहराती बल खाती चलती है तो उसमें कई तरीके के मोड़ पड़ जाते हैं, जैसे आप लोगों को ये मोड़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मोड़ होते हैं इन्हीं को बोला जाता है विसर्प। ठीक है, नदी का जो मोड़दार मार्ग होता है उसको आप लोग विसर्प बोल देते हो। चाप झील, जब यही मोड़ टूट जाते हैं और नदी अपना अलग से रास्ता कर लेती है और ये मोड़ अलग का अलग रह जाता है, इस तरीके से एक अलग भाग पड़ जाता है, इनमें पानी इकट्ठा का इकट्ठा रह जाता है, तो इसको आप लोग चाप झील बोल देते हो। ठीक है, यानी कि विसर्प टूटकर नदी के मुख्य भाग से अलग हो जाता है, तो वो आप लोग का चाप झील बन जाती है। आगे बढ़े तो तटबंध है। तटबंध क्या होता है, नदी के उत्थित तट होता है, यानी कि जो नदी है, ये यहाँ पे आप लोगों का नदी है, नदी के किनारे वाले भाग हैं, वहाँ पे वो अपवर्तन करती, अपक्षय करती है, सॉरी निक्षेपण करती है, तो ये क्या करती है, यहाँ पे तट बन जाते हैं काफ़ी। जैसे आप लोगों ने मुंबई का तट देखा होगा, वहाँ पे सब लोग ज़्यादातर घूमने जाते हैं, उन्हीं तट पर बैठे रहते हैं वो, तो वो आप लोग क्या होता है, नदी का उत्थित भाग जो होता है उसको आप लोग तटबंध कहते हो। डेल्टा, समुद्र तट के पास में नदी द्वारा मलबे का निक्षेपण, यानी कि जैसे नदी जाती है समुद्र में जाने से पहले उसका वेग कम होता है, तो कई सारी वितरिकाओं में वो बट जाती है। इस तरीके से कई सारी वितरिकाओं में बटी और यहाँ पे उनके सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे निक्षेपण हो जाता है, तो ये जो आपका त्रिकोण टाइप का मुहाना बना, इसको नाम दिया गया है डेल्टा। ठीक है, आगे बढ़िए। समुद्री तरंग, इनके द्वारा बनी गई स्थलाकृतियाँ, स्थलाकृतियाँ कौन सी, यहाँ पे समुद्री गुफा बनती है, जैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को समुद्री गुफा, ये पानी काटता जाता है इन स्थलाकृतियों को, क्योंकि यहाँ पर कोमल चट्टानें होती हैं। तटीय मेहराब कैसे बन जाता है, अब यहाँ पे कोई कोमल चट्टान होगी, उसका क्या हो गया, इन लोगों ने काट दिया, पानी ने काट दिया इसका। ठीक है, लोगों ने नहीं, पानी के द्वारा इसका कटाव हो गया, जो कठोर चट्टान थी वो यहाँ की खड़ी रह गई, तो ये मेहराब बन जाएगा। स्टैक एक खंबे टाइप का बन जाता है। समुद्री भृगु एक क्लिफ टाइप का बनता है। पुलिन एक बीच होता है, समुद्री पुलिन बन जाता है। ठीक है, तो इन स्थलाकृतियों अपन लोग डिटेल में देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ आप इनके नाम से परिचित हो जाइए। आगे बढ़ेंगे तो हिमनद, हिमनद के द्वारा बनी गई स्थलाकृतियाँ ग्लेशियर झीलें होती हैं और हिमनद या फिर हिमोड बनते हैं।
पवन के द्वारा इस्तेलाह करती हैं, छत्रक सेल बनता है, बालू का टिब्बा। लोयस एक मैदान होता है जो कि बालू का विस्तृत क्षेत्र जिसमें फैल जाता है, तो वो आप लोगों का लोयस का मैदान होता है। सबसे बढ़िया उदाहरण इसमें चीन में, इसका जो है चीन में देखने को मिलेगा। अब आ गया अपना 4th चैप्टर। 5 चैप्टर इसमें अपन लोग कंप्लीट करेंगे क्योंकि चैप्टर इसमें है 10, तो 10 चैप्टर करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए 5 करेंगे। वायु को पढ़ेंगे तो वायु, सबसे पहले यहाँ पे वायुमंडल को देख ले। पृथ्वी के चारों ओर की वायु यहाँ पे कैसी होती है, घनी चादर होती है, जिसको आप लोग वायुमंडल बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया गया है, क्या आप जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस किसको कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, और इसको आप लोग भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हो। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में क्या होता है, जब बर्फ जमी हुई पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को ये जो वायु की घनी चादर है, इसका थोड़ा सा आपको रेशियो बताया है कि क्या कितना कैसे है। नाइट्रोजन का यहाँ पे बता रहा है, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% है, ऑक्सीजन 21% है। उसके बाद में आप लोगों की आर्गन आती है 0.93%, और उसके बाद में आप लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड आती है 0.03% में, और बाकी के सभी गैस 0.04% में आ जाती है। ठीक है, यानी सबसे बड़ा जो रेशियो है वो किसका है, नाइट्रोजन का है। आगे बढ़िए, तो यहाँ पे दिया गया है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम नाइट्रोजन भी हम साथ में लेते हैं, यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो नाइट्रोजन लेते हैं, फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन पौधों के लिए अति आवश्यक गैस है, लेकिन पेड़ पौधे वायु से सीधे इसे ग्रहण नहीं कर पाते। डायरेक्ट जैसे हम ले रहे हैं वैसे वो नहीं ले सकते हैं, अपितु पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं इसे अन्य रूप में परिवर्तित कर देते हैं, फिर वो पेड़ों को देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लेते हैं, पेड़ों के लिए उनकी जड़ें काम करती हैं, उसके बाद में वो नाइट्रोजन लेते हैं। वायु चक्र जो है गर्म होकर ऊपर हल्की होती है, यानी कि जो वायु चक्र आप लोग देखें तो गर्म वायु हल्की होती है, हल्की होने के कारण ऊपर जाती है, तथा ठंडी वायु संघनन व भारी होती है, नीचे बैठती है। अब जैसे आप लोग कोई भी चीज़, जैसे पानी को गर्म करके रखना, तो जब उसमें उबाल आएगा, उबाल आने के कारण बाष्प बनता है, बाष्प बनने के कारण वो पानी का जाता है ऊपर जाता है, क्यों, क्योंकि वो हल्का हो जाता है। तो यही वायु के साथ में होता है, जब गर्म वायु जो होती है वो कहाँ पे जाती है, ऊपर जाती है, और ठंडी वायु ये नीचे जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है, जब जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन होती है, भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है, यानी जैसे वायु उठती है गर्म, यहाँ पे इसकी जगह ले लेती है ठंडी वायु, फिर जैसे ये गर्म होती है तब तक गर्म वायु जो होती है वो ठंडी हो जाती है, वो इसका स्थान ले लेती है, यानी कि कोई भी जगह खाली नहीं रहती है, एक दूसरे की जगह ये लेते रहते हैं। आगे बढ़िए, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना में अपन लोग पढ़ेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। तो जैसे पिछले अपनी क्लास में अपन लोगों ने इसको थोड़ा सा पढ़ा था, अब इसमें आगे पढ़ेंगे। क्षोभ मंडल क्या होता है, इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, मानव जीवन इसमें देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाती है। समताप मंडल, यहाँ पे आप लोगों को वायु परिवहन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में आप लोगों को ये जो हवाई जहाज वगैरह है वो यहीं पे चलते हैं। मध्य मंडल की मेन घटना क्या होती है कि यहाँ पे उल्का पिंड जलते हैं। फिर वायुमंडल, आपका बाह्य वायुमंडल में आप लोग का रेडियो संचार होता है, यानी कि जैसे आपका इंटरनेट का जो सिस्टम चल रहा है, या फिर आप लोगों का ये जो रेडियो तरंगें जो आती हैं वापस, वो यहीं से लौट करके आती है, फिर आप लोगों को ये सुनाई देती है। बहिर्मंडल, ये हीलियम और हाइड्रोजन इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए
आगे बढ़िए, तो आगे यहाँ पर जलवायु दिया गया है। दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम होता है, उसको आप लोग जलवायु बोल देते हो। जैसे कहते नहीं, 35 साल का रिकॉर्ड टूटा, 25 साल का रिकॉर्ड टूटा, 40 साल का रिकॉर्ड टूटा, तो वो मौसम का नहीं टूटता, वो जलवायु का टूटता है। ठीक है। तापमान, वायु में मौजूद ताप व शीतलता का परिमाण जो होता है उसको आप लोग तापमान बोलते हो। आतपन, आतपन क्या होता है? या फिर सूर्यातप या फिर इंसोलेशन। इंसोलेशन यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इंसोलेशन में आपकी पूरी परिभाषा इसमें मिल जाएगी। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, गर्म किरणें, ठीक है, उसको आप लोग सूर्यातप बोल देते हो। तो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक सूर्यातप को माना जाता है, यानी कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसको आप लोग आतपन बोलते हो। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, तापमान को मापने की मानक जो इकाई है उसको आप लोग डिग्री सेल्सियस बोलते हो। इसका आविष्कार किया था एंडर सेल्सियस ने। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आतपन, आतपन या फिर सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर में क्या होती है? घटती जाती है, यानी कि ये आप लोग का भूमध्य रेखा और ये आप लोग का ध्रुव पॉइंट। ठीक है, यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाओगे सूर्यातप की मात्रा घटती जाएगी, इसलिए तापमान भी उसी प्रकार यहाँ से घटता चला जाता है। आगे बढ़िए। वायु दाब, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब, उसको आप लोग वायु दाब बोलते हो। जैसे आप लोग गुब्बारा लीजिए, हवा भरी उसमें, उसमें आप लोग प्रेशर लगाओगे तब उसमें हवा जाएगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वायु दाब हो जाएगा। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब घटता जाता है, यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो वायु का दाब क्या होगा? जो प्रेशर है वो घटता चला जाता है। समुद्र सतह पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो हवाएं होती हैं, या पे जो हवाएं, मान लीजिए प्रेशर इनका ही चल रहा है, वो कैसी होती हैं? गीली होती हैं। ठीक है, जिसके कारण जो समुद्री सतह होती है इन पर जो वायु दाब होता है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया, क्या आप जानते हो कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ वायु दाब भी नहीं है। जब वायु नहीं है तो वायु दाब कैसे होगा? अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रिक्त सिराएं फट जाती हैं, जिनकी आंख, नाक, कान, इनसे रिक्त जो रक्त होता है वो स्रावित होने लग जाता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर दिया गया है आपसे वही, बादल से आने वाली आर्द्र है, ठंडी वायु है, इन पर अधिक तापमान लग रहा है, बादल ऊपर उठ रहा है, ठंडी वायु है, इन पर निम्न तापमान लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब निम्न तापमान होगा तो जो वायु होगी वो ठंडी होगी, प्रेशर यहाँ पे उच्च होगा। वायु अगर हल्की होगी, प्रेशर वहाँ पे निम्न होगा। ठीक है, ये बस इतना आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़िए। पवन, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु की क्षैतिज गति होती है। पवनों के प्रकार देखें तो स्थायी पवनें होती हैं, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें, 3 प्रकार की पवनें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पवन का नाम उनके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे यहाँ के पश्चिम से आने वाली जो पवन होती है उसको पश्चिमी या फिर पछुआ पवनें कहते हैं, यानी कि इस दिशा से आ रही है तो वो आप लोगों की पश्चिमी पवन हो जाएगी, इस दिशा से आ रही है तो वो आप लोगों की पूर्वी पवन हो जाएगी, इस दिशा से आ रही है तो वो आप लोगों की उत्तरी पवन हो जाएगी, इस दिशा से वो आपकी दक्षिणी हो जाएगी। ठीक है, दिशा के आधार से पवन का क्या होता है? दिशा के आधार से पवन का नाम निर्धारण होता है। अब यहाँ पे स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें और ये आपको स्थायी पवनें दी गई हैं। स्थायी पवनें क्या होती हैं? वर्ष भर स्थायी व निश्चित दिशा में चलने वाली जो पवनें होती हैं उनको आप लोग स्थायी पवनें बोलते हो, जिनमें आप लोग उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें याद रखते हो, और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें जो होती हैं ये आप लोगों की स्थायी पवनें होती हैं। फिर आप लोगों की मौसमी पवनें, मौसमी पवनों ऋतुओं के अनुसार दिशाओं में बदलाव होता है, जैसे कि मानसूनी पवनें होती हैं। ठीक है, जैसे आपका इंडिया है, यहाँ पे जो मौसम है मानसूनी पवनों के प्रभाव में आता है, जिसके कारण यहाँ पे बारिश होती है, तो ये कुछ टाइम के लिए आती है। स्थानीय पवनें, जैसे एक क्षेत्र विशेष में अपने यहाँ पे लू चलती है। ठीक है,
जैसे गर्मियों के मौसम में बोलते हैं ना कि लू चलने लग गई, इंडिया में चलती है। तो ये स्थानीय पवनें होती हैं जो कि एक क्षेत्र विशेष में चलती हैं। स्थल व समुद्री समीर इनको बोला जाता है। स्थल से 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर में और 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर में चलती हैं। इनका नाम है आप लोग ऐसे लू है, चिनूक है, हरमट्टन है, कई सारी पवनें हैं, उनको अपन लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़िए तो यहाँ पे देखिए ये जो उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे आपकी पवनों के नाम दिए गए हैं। जैसे ये पूरब से आ रही है, ये आपकी पछुआ पवनें हो जाएंगी, ये आपकी व्यापारिक पवनें हो जाएंगी और ये आपकी पवनें हैं, ठीक है। और ये सेल है आपका फेरल सेल, हेडली सेल, इनको अपन लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे आपने अभी बिल्कुल इनका पढ़ा नहीं है। चलिए एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ पे आप लोगों का लो प्रेशर बनता है आपका जो विषुवत रेखा पे। फिर आप लोगों का उपोष्ण उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर बनता है और उपध्रुवीय निम्न दाब यहाँ पे आपका लो प्रेशर बनता है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए, चलिए यहाँ पे और देख लीजिए, आपका ये व्यापारिक पवनें हो जाएंगी क्योंकि उत्तर पूरब से आ रही हैं तो इनका नाम उत्तर पूरब हो जाएगा। ये आपकी दक्षिण पश्चिम हो जाएंगी, यहाँ पे आप लोगों की फिर उत्तर पूरब ध्रुवीय पवनें हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़िए, आर्द्रता, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहती है, ठीक है। यानी कि वायु में कितनी भी जलवाष्प उसमें ऐड हो तो वो आप लोग का क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता हो जाएगी। वायु गर्म होने पर जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े व पसीना सूखने में काफ़ी समय लगता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बारिश का सीजन जब चलता है, कितनी भी धूप निकले, लेकिन जैसे आप लोगों का एक सर्दियों में धूप निकल रही है या फिर मेन गर्मियों में मई जून के महीने में जो धूप निकल रही है और एक आप लोगों की धूप निकल रही है अगस्त के महीने में, तो सबसे ज़्यादा जो कपड़े सूखने में टाइम लगेगा वो अगस्त के महीने में लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो उसमें हवाएं जो चल रही हैं वो कैसी हैं, नमी वाली हवाएं बहती हैं, ठीक है। बरसण, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा या फिर जो बूंदें होती हैं उनको आप लोग बरसण या फिर वर्षा कहते हो, ठीक है। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी वर्षा होती है? संवहनी वर्षा, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, ठीक है। संवहनी वर्षा कैसे होती है? संवहनी वर्षा होती है जब वायु गर्म होती है, गर्म होने के कारण ऊपर उठती है, कहीं समुद्र के संपर्क में आती है जहाँ से उसमें नमी भरती है, नमी के कारण वो किसी न किसी से टकरा करके अपनी वर्षा करती है, वो आप लोगों की संवहनी वर्षा होगी। अब यहाँ से समुद्र से आप लोगों की दूसरी वर्षा जो पर्वतीय वर्षा होती है, समुद्र है यहाँ से हवाएं उठ रही हैं, उठने के कारण ये यहाँ पे पर्वत है, पर्वत से ये ऊपर उस साइड में नहीं जा पा रही है, इनसे टकरा रही हैं, आर्द्र हवाएं होती हैं, आर्द्र वायु होती है और ये यहाँ पे बारिश कर देती हैं टकराने के कारण। ये जगह जो होती है वो आप लोग बारिश से वंचित रह जाती है, जो आपके वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। फिर आप लोगों का आती है चक्रवाती वर्षा, जो कि चक्रवात के कारण होती है। गर्म और ठंडी वायु, यहाँ पे देखिए गर्म वायु ऊपर उठ रही है, ठंडी वायु नीचे आ रही है, जिसके कारण यहाँ पर ये चक्रवाती वर्षा होती है, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभी अपन लोगों ने वर्षा का देख लिया, संघनन दिखाया गया है यहाँ पे। ये देखो किस तरीके से होता है, समुद्र से हवाएं ऊपर उठ रही हैं, ठीक है, गर्म हो रही हैं, गर्म होकर के यहाँ पे बाष्पीकृत हो रही हैं, बाष्पीकृत होकर के और ऊंचाई इनकी बढ़ रही है और बादलों से टकरा रही हैं, संघनन हो रहा है, संघनन कंडेंसेशन जब होता है उसके कारण वर्षण होता है, वर्षण जब बढ़ा तो वो आगे बहा और ये जो पानी गया फिर से समुद्र में गया, फिर से बाष्प बनी, तो ये आपका चक्र चलता रहता है, जिसको आप लोग जल चक्र बोलते हो। चलिए, जल का वितरण, पृथ्वी की सतह पर 72% भाग जो है वो जल है। अब कैसे कैसे है ये यहाँ पे देख लीजिए। महासागर में 97.3% है और जो बर्फ के रूप में है 2% है, भूमिगत जल के रूप में 0.68% है, झीलों का अलावर जल 0.009% है, स्थलीय समुद्री व नमकीन झीलें 0.09% है, वायुमंडल में 0.0019% है और नदियों के पास में कितना है 0.0001% है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, रेशियो पूछा जाता है। क्या आप जानते हैं कि लवणता क्या होती है? 1000 ग्राम जल में मौजूद जो नमक की मात्रा होती है उसको आप लोग महासागर की औसत लवणता बोल देते हो, ठीक है।
और महासागर की औसत लवणता कितनी है, 35% है, ठीक है, यानी कि 35 ppm है। क्या आप जानते हैं कि इजराइल का एक मृत सागर है 340 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि एक लीटर पानी में आप लोग 340 ग्राम नमक निकाल लोगे, तो यहाँ पे इतनी लवणता इसकी है। तो तैराक इसमें प्लवक सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सागर बना देती है। यानी कि जो तैराक होते हैं, जो आप लोग नॉर्मल इंसान अगर इसमें मरने जाएगा डुबकी लगाने के लिए कि भाई हम इसमें कूद के अपनी जान देंगे, तो वो डूब नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें लवणता की मात्रा इतनी अधिक है कि कोई भी इंसान इसमें डूबता नहीं है, वो ऊपर तैरता ही रहता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम मृत सागर रखा है, बिल्कुल अपोजिट में। आगे बढ़िए। अब महासागरीय परिसंचरण, जिसमें तरंगें, ज्वार भाटा और धाराएं शामिल होती है। तरंग क्या होती है? तरंग समुद्री सतह पर पवन के बहने पर तरंग उत्पन्न होती है। तरंगे आप लोगों ने देखी होंगी ना, इस तरीके से लहरें बन के आती हैं। तो इस समुद्री सतह पर पवन के बहने पर तरंग उत्पन्न होती है। पवन की गति जितनी तेज होती है या फिर पवन की गति जितनी तेज होगी, तरंग भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता व गिरता है तो इसे तरंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो आप लोगों ने सबने देखा होगा। तूफान क्या है? तूफान भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार व जल के नीचे भूस्खलन के कारण विशाल तरंगें उठती हैं। यानी कि जो हलचल स्थल पर हो रही थी प्लेटों के कारण, दूर जाने पर, पास आने पर, टकराने पर, क्षैतिज संचलन करने पर जो गति स्थल मंडल पर हो रही थी, वो भी गति आप लोगों की महासागरों में भी होती है। तो यहाँ पर भी तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, जल के नीचे जो भूस्खलन होता है, इसके कारण विशाल तरंगें उठती हैं, जिन्हें सुनामी कहा जाता है। इनकी गति 700 किलोमीटर प्रति आवर व ऊंचाई इनकी 150 मीटर से भी अधिक हो सकती है। सुनामी जापानी भाषा में पोताश्रय तरंग इसका नाम है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया विश्व जल दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम क्या रही थी, वो इसको अपन लोग को याद नहीं रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। और इसको एजेंडा 21 में शामिल किया गया। पहला सम्मेलन जो हुआ था ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में, उसमें ये विश्व जल दिवस शुरुआत किया गया था। पहला जो बनाया गया था 1993 में बनाया गया था, ओके। चलिए, केस स्टडी यहाँ पे क्या हुआ था, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में क्या हुआ था, विशाल सुनामी आई थी, जिसके कारण 10,000 लोगों से अधिक की मृत्यु हुई थी। भूकंप जो था रिक्टर पैमाने पर मापा गया था, इसको पैमाने पर, तो वो 9 से ऊपर उसका पैमाना था। यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो 9 पे उसके बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हो जाता है ये। अधिकेंद्र जो था इसका सुमात्रा पर था। यानी कि सबसे पहला जो फोकस जो हुआ था भूकंप का, यहाँ पे महसूस किया जाता है, वो आपका कौन से द्वीप पर, सुमात्रा पर हुआ था। आगे बढ़ेंगे तो ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या है, इसको पढ़ें। दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना व गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा। यानी कि एक बार जल ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, तो ये आपका क्या होता है, ज्वार और भाटा कहलाता है। ज्वार जल का अधिकतम उठकर तट की ओर में आना ज्वार कहलाता है। जल का निम्न स्तर तक आना व तट से पीछे चले जाना भाटा कहलाता है। अब बृहत ज्वार भाटा क्या होता है, इसको देखें। तो बृहत ज्वार भाटा कब आता है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में होते हैं 180 डिग्री में, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी आप लोगों का ये है, ठीक है, ये आपका बृहत ज्वार हो जाएगा। लघु ज्वार भाटा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोणीय स्थिति में, यानी कि यहाँ पे आपका चंद्रमा हो गया, या आपकी पृथ्वी हो गई, या आपका सूर्य हो गया, यानी ये समकोणीय स्थिति में हो जाएगा, तब आपका क्या होता है, लघु ज्वार आता है। उच्च ज्वार जो होता है नौ संचालन व मछली पकड़ने तथा विद्युत ऊर्जा में ये सहायक होता है। महासागरीय धाराएं, सागरी जल पर स्थायी पवनों के द्वारा जल धाराओं की उत्पत्ति जो होती है, उनको आप लोग क्या बोलते हो, महासागरीय धाराएं बोलते हो, ठीक है। जल धाराएं जो होती हैं सागर तल पर नदी की तरह बहती हैं। यानी कि जल धाराएं जो होती हैं, जैसे आप लोगों ने नदी को मैदानी क्षेत्रों में बहते देखा होगा, उसी तरीके से जल धाराएं कहाँ पे बहती हैं, सागर तल पर बहती हैं। इनकी उत्पत्ति के आधार पर गर्म व ठंडी जलधारा में बांट दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने गल्फ स्ट्रीम पढ़ा होगा या फिर लेब्राडोर की धाराएं पढ़ी होंगी, तो वो आप लोग की कैसी हैं, गल्फ स्ट्रीम आप लोगों की गर्म धारा है, वहीं पे आप लोगों की जो लेब्राडोर की धारा है वो ठंडी जलधारा हो जाएगी।
तो जल की धारा के आधार पर ही इनको बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर ही इनको बांटा गया है, तो वो आपकी गर्म और ठंडी जलधारा हो जाती है। गर्म जलधाराएं जो होती हैं भूमध्य रेखा से, ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से उत्पन्न होती हैं। यानी कि जैसे आप लोग का ये पृथ्वी हो गई, यहाँ पे आप लोगों की भूमध्य रेखा हो गई। अब यहाँ से जो धाराएं उठेंगी भूमध्य रेखा से वो आप लोगों की गर्म होंगी, लेकिन यहाँ से जो धाराएं आएंगी वो आप लोगों की कैसी होंगी, ठंडी होंगी, क्योंकि ये ठंडे क्षेत्र से आ रही हैं। ध्रुवों से आने वाली धाराएं ठंडी और भूमध्य रेखा से आने वाली धाराएं गर्म होती हैं। अब यहाँ पे देखिए सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव इनपर क्या होता है, मत्स्य और नौ परिवहन में क्या होता है, सहायता मिलती है। तापमान वितरण, मौसमी दशाएं, इन सब में पर्यटन में यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव मिलता है। नकारात्मक क्या हो जाता है, जहाज टकरा जाते हैं और जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघल जाते हैं। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए आपको ये धाराएं दिखाई गई जिनको आप लोग आगे और पढ़ोगे। जैसे गल्फ स्ट्रीम की अपन लोगों ने बात करी थी, यहाँ पे आप लोगों की अलग धारा, ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, ये आपकी अलग धारा। यहाँ पे आपको नाम ढंग से सीन नहीं हो रहे तो इसको छोड़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आप लोगों के 5 चैप्टर कंप्लीट। और ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।